हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ करंट अफेयर्स, जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की ये सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। मैंने हर प्रश्न की व्याख्या करने का भी प्रयास किया है, जो आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? ए भारत, बी चीन, सी इजराइल, डी रूस। तो फ्रेंड्स, ये जो मिसाइल है किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसको रूस ने विकसित किया है और हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर किंझाल मिसाइल हमले का दावा भी किया है। KH-47M2 किंझाल एक रूसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो दिसंबर 2017 से संचालन में है। यह मैक 10 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है और धीमी मिसाइलों की तुलना में लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से भेज सकती है। किंझाल की जो रेंज है वो 1,500 से लेकर के 2,000 किलोमीटर है और यह 480 किलोग्राम का परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभिधम्म दिवस किस दिन मनाया गया? ए 16 अक्टूबर, बी 17 अक्टूबर, सी 18 अक्टूबर, डी 19 अक्टूबर। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर। अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा मनाया गया। यह दिवस बुद्ध भगवान के तावतिंस स्वर्ग से अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद लौटने का स्मरण कराता है। इस दिन उन्होंने शिष्यों के साथ उन्नत शिक्षाओं को साझा किया। अभिधम्म दिवस पवर्णा उत्सव के साथ मेल खाता है, जो कि पहले वर्षावास के अंत का संकेत देता है। पारंपरिक रूप से भगवान बुद्ध ने 3 महीने ताओतिंस में अपनी माता माया को शिक्षा देने में बिताए। यह अवधि वस्सा के साथ मेल खाती है। हाल ही में बर्फ रहित रहा माउंट फूजी किस देश में स्थित है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी वियतनाम। तो ये माउंट फूजी जो है ये जापान में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जापान का माउंट फूजी हाल ही में 130 वर्षों में अपने सबसे लंबे बर्फ रहित अवधि का अनुभव कर रहा है और इसे फूजी सान भी कहा जाता है। यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 3,776 मीटर है। यह यामानासी और शिजुओका प्रांतों में प्रशांत तट के पास स्थित है, जो टोक्यो और योकोहामा से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और साथ ही साथ अन्य ऊंचे जो पर्वत हैं, उनके विपरीत यह अकेला खड़ा है। किसी बड़े पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा माउंट फूजी नहीं है। साथ ही साथ माउंट फूजी एक सुप्त स्ट्रैटो वोल्केनो है, जिसकी अंतिम बार 1707 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। फिर भी इसे अभी भी सक्रिय माना जाता है, जिसकी प्रतिष्ठित आकृति बेसाल्टिक लावा प्रवाह से आती है। हाल ही में एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च की? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली लॉन्च की है और यह भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN के सहयोग से विकसित की गई है। यह प्रणाली युद्ध और शांति दोनों समय में रक्षा उपकरणों की योजना और संचालन में सुधार कर सकती है। यह रक्षा स्पेक्ट्रम से स्वचालित और कुशल प्रबंधन को सक्षम बनाती है। उच्च आवृत्ति बैंड में नई प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन भी यह करती है और यह तेजी से निर्णय लेने में भी हेल्प करती है। रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आधुनिक
प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है। हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है? ए वियतनाम, बी सिंगापुर, सी फिलीपींस, डी मलेशिया। इसका सही आंसर है, ये जो टाइफून मैन ई है इसने प्रभावित किया है फिलीपींस को। ऑप्शन नंबर सी सही है। टाइफून मैन ई एक महीने में उत्तरी फिलीपींस को प्रभावित करने वाले 6 बड़े तूफानों में से एक था। इसकी हवाएं जो थी 195 किलोमीटर प्रति घंटा, 125 मील प्रति घंटे की गति से चल रही थी और यह कैंटा डू आनिस प्रांत से टकराया। मतलब ये जो फिलीपींस है इसका एक प्रांत है कैंटा डू आनिस, उससे टकराया। इस तूफान के कारण कम से कम 3 ग्रामीण लापता हो गए, घर नष्ट हो गए। 3 से आप ये समझिएगा जनसंख्या कम है यहाँ पर। व्यापक बिजली की कटौती हुई और पूरे कस्बों में बिजली चली गई। कई ग्रामीण विस्थापित हो गए। मैन ये ने पहले के 5 तूफानों से पहले ही संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया। डेब्रीगढ़ डेब्रीगढ़ वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो ये इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ओडिशा में ये वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। भारत का पहला भारतीय बाइसन गौर जनगणना ओडिशा के डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में हुई, जो बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास ये स्थित है। और 1985 में घोषित यह अभयारण्य स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के ऐतिहासिक संबंध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शुष्क पर्णपाती जंगल है जिसमें साल और बीजा के पेड़ हैं। साथ ही साथ बाघ, तेंदुए, भालू जैसे गहरे वन्य जीव भी पाए जाते हैं। भारतीय बाइसन जो है सबसे बड़े जंगली मवेशियों में से एक है। मुख्य रूप से ये भारत, बर्मा और थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? नमो लक्ष्मी। ए पंजाब, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो ये नमो लक्ष्मी जो योजना है गुजरात सरकार ने स्टार्ट की। ऑप्शन नंबर सी सही है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम याद कर लीजिए आप, भूपेंद्र पटेल। उन्होंने इसको शुरू किया है। नमो लक्ष्मी योजना के तहत 9 से लेकर के 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको 4 वर्षों में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए 1,250 करोड़ रुपए का बजट गुजरात सरकार ने रखा है। इसका उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा दिया जाए और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए। वित्तीय बाधाओं को दूर करना है जिससे वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। शुरुआत से अब तक इस योजना से 10 लाख लड़कियों को लाभ हुआ है। हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा। ए 7 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 9 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस जो है ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। आ रहा है अभी दिसंबर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भ्रष्टाचार के बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाई जा सके और इसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित कर सके। भारत में भ्रष्टाचार सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है और यह रिश्वतखोरी, गबन, भाई भतीजावाद, शक्ति के दुरुपयोग के रूप में प्रकट होता है। यह आर्थिक विकास को कमजोर करता है, जनता के विश्वास को भी क्षीण करता है, कानून के शासन को कमजोर करता है, नागरिकों की भलाई को प्रभावित करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान दीजिएगा। तो भारत का स्थान 80वां स्थान है। 180 देशों में ये निकाला गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निकाला है इसको। 80वां स्थान है भारत का। मतलब हम बहुत पीछे हैं, जो समस्या की गंभीरता को उजागर करता है। माउंट कानलोन जो खबरों में देखा गया था ये किस देश में स्थित है? फिलीपींस, मलेशिया, सी है वियतनाम, डी इंडोनेशिया।
तो ये माउंट कानलोन जो है खबरों में बहुत सारा न्यूज में था, इसका ये किस देश में देखा गया, तो ये फिलीपींस का है। फिलीपींस में माउंट कानलोन ज्वालामुखी फट गया था, जिससे कि आसपास के जो गांव के लोग थे उनको उस जगह को छोड़ना पड़ा था। और यह नेग्रोस द्वीप का ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। द्वीप का नाम है नेग्रोस। वैश्विक स्तर पर द्वीपों में सबसे ऊंचे शिखरों में इसका 42वां स्थान है। ये जो द्वीप है मतलब ऊंचाई ज्यादा है। कानलोन एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है और प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है। इसका शिखर 2435 मीटर ऊंचा है। इसमें एक चौड़ा कैल्डेरा है जिसमें एक क्रेटर झील, दक्षिण की ओर एक छोटा और सक्रिय क्रेटर है। ज्वालामुखी का आधार 30 किमी गुणा 14 किमी फैला है, मतलब 30 इंटू 14 किलोमीटर में यह फैला हुआ ज्वालामुखी है फिलीपींस का। हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? दिव्य कला मेला। ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी इंदौर, डी कोलकाता। तो ये अपना भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया दिव्य कला मेला। और ये मेला इंडिया गेट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 11 दिवसीय जो कार्यक्रम चला उसमें दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें 20 राज्यों ने भाग लिया और साथ ही साथ हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से भी 100 से अधिक कारीगर आए, उद्यमी और कलाकार शामिल हुए। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। यह आयोजन दिव्यांग जन को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा और भारत की प्रगति में उनकी एक भूमिका को सुदृढ़ करेगा। उस योजना का नाम क्या है जिसने हाल ही में 6 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? ए प्रधानमंत्री भारत नेट योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, सी आधार डिजिटल कार्यक्रम, डी डिजिटल इंडिया स्टार्टअप डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना। तो ये जो योजना है जिसमें ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पार किया है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ऑप्शन नंबर बी सही है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है इसको ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षित करना था और यह योजना सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य से भी आगे जा चुकी है। 31 मार्च 2024 तक 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और यह पहल भारत के आईटी कौशल डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का एक पार्ट है, जो ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, तकनीकी के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की दृष्टि का समर्थन करता है। IRIS-2 अंतरिक्ष कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है? ए जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, बी यूरोपीय संघ EU, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और डी है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो इसको शुरू किया है यूरोपीय संघ ने, EU। ऑप्शन नंबर बी सही है, EU। यूरोपीय संघ ने एलोन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए IRIS-2 इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटर कनेक्टिविटी और सुरक्षा बाय सैटेलाइट अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया है। यह गैलीलियो नेविगेशन और कोपरनिकस पृथ्वी अवलोकन के बाद EU का तीसरा प्रमुख उपग्रह प्रोजेक्ट है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस कार्यक्रम को विकसित किया है, जिसमें मध्यम और निम्न
पृथ्वी कक्षा में 290 उपग्रहों का समूह शामिल है। और IRIS-2 जो है दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षित और मजबूत उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को मॉडर्न बनाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए किस वर्ष को? तो 2025 को ही इन्होंने सुधार वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सुधारों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की और उसमें इन्होंने अध्यक्षता की। 2025 को रक्षा मंत्रालय के लिए सुधार वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है। प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्तता और एकीकरण में सुधार, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना है। AI, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल है। अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और साथ ही साथ सार्वजनिक और निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम CPPS किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? ए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, वित्त मंत्रालय, डी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। का सही आंसर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को पूरी तरह से लागू कर दिया है और CPPS के माध्यम से 7.85 मिलियन पेंशन भोगी देश भर के किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। यह भौतिक सत्यापन को समाप्त करता है और पेंशन वितरण को सुचारू बनाता है। यह नई प्रणाली विकेंद्रीकृत मॉडल की तरह जगह लेती है जो विशेष बैंकों के साथ सीमित समझौतों पर ही पहले निर्भर थी। पेंशन भोगियों को स्थानांतरण या बैंक बदलने पर पेंशन भुगतान आदेश PPO स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन राशि जारी होते ही तुरंत जमा हो जाती है जिससे सुविधा और जीवन की सहजता में वृद्धि होती है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? ए, गृह मंत्रालय और युवा मामले मंत्रालय, बी, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, सी, सांस्कृतिक मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, डी, शिक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो ये 4.0 जो है ये प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है किसका है? तो ये आया है, ऑप्शन नंबर बी सही है, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये उनकी ये पहल है, ऑपरेशन वीर गाथा। अब ये है क्या? तो गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में पूरे देश से जबरदस्त इसके लिए प्रतिक्रिया मिली है। इसे 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य है वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों की बहादुरी और जीवन कथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। मतलब जिनको मिला है वीरता पुरस्कार, ऐसे छात्र के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में उनकी कथाओं को बताया जाए जिससे जो अन्य छात्र हैं उनमें देशभक्ति और नागरिक मूल्यों का समावेश हो सके। यह रक्षा और शिक्षा मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है। इस पहल का प्रेरणादायक यात्रा जो है पूरे देश में विस्तारित कर दिया है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का घर है? पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला है? ए, पुरुलिया, बी, जलपाईगुड़ी, सी, बीब्रूम,
बीरभूम और डी है बांकुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुलिया। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला गढ़पंचकोट पहाड़ियों पुरुलिया में सत्येंद्रनाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई है और यह भारत की छठी ऐसी वेधशाला है जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही रखा गया है। यह वेधशाला समुद्र तल से 600 किलोमीटर मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 86 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है और खगोलीय अवलोकनों में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरती है, मतलब खगोलीय जानकारी को देती है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अवलोकनों, छात्र प्रशिक्षण को सहायता देना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना है। ये जो वेधशाला है इसको अस्थायी खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया है। अब सत्येंद्रनाथ बोस केंद्र ने इसके संचालन के लिए सिद्धू कानू और बिरसा विश्वविद्यालय जो है उसके साथ साझेदारी की है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक विश्वविद्यालय है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा। हमारे देश में जो ट्राइबल पीपल है उनमें बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में भी जाने जाते हैं। किस मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट जारी की है? ए, इलेक्ट्रॉनिक्स, बी, वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी, गृह मंत्रालय। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन की जो रिपोर्ट है ये किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो इस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है। 22 और 23 में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय का 11.74 थी, 11.74 थी, जो कि 24 और 25 तक ये बढ़ गई है, 13.42 हो चुकी है, 13.42। यह समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ सकती है और 2029-30 तक राष्ट्रीय आय का 20% योगदान हमारी जीडीपी में ये कर सकती है। 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में 14.67 मिलियन श्रमिक जो हैं सदस्यताओं के लिए वैश्विक स्तर पर श्रमिक कुल कार्यबल का 2.55% कार्यरत थी। भारत 5G मोबाइल सदस्यताओं के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत ने गिटहब और एआई परियोजनाओं में वैश्विक योगदान का नेतृत्व किया है, जिसमें 23% और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16,644 अरब डिजिटल भुगतान किए हैं। गैम्बूसिया ऑफिनिस जो खबरों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? ए, मगर मछली, मच्छर मछली, बी, मकड़ी, सी, मेंढक, डी, मधुमक्खी। तो गैम्बूसिया एफिनिस ये किसकी प्रजाति है? तो ये मच्छर मछली की प्रजाति है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मच्छर नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया ओफिनिस और पोनेशिलिया रेक्टिकुलाटा गप्पी के उपयोग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब गैम्बूसिया एफिनिस दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी है। ये इसे 1 सदी से अधिक वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है और IUCN ने इसे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में रखा है और पोएसिलिया जो है रेटिकुलाटा एक गैर प्रवासी मछली है और दक्षिण अमेरिका से आती है। यह स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती है। इन मछलियों को मच्छर नियंत्रण के लिए भारत के
कई राज्यों में छोड़ा गया, जिससे पारिस्थितिक चिंताएं बढ़ गई हैं। मतलब कि ये पर्यावरण के लिए जो मछली है बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मच्छरों पर नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। किस देश ने इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? इस्कंदर एम सामरिक, तो इस देश का नाम है रूस। रूस ने इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन स्टार्ट किया है। इस्कंदर SS-26 स्टोन एक रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसकी पहली बार 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ उपयोग किया गया था। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है और यह छोटे और महत्वपूर्ण स्थलीय लक्ष्यों पर सामरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। और मिसाइल की जो लंबाई है वो है 7.3 मीटर, वजन है 3750 किलोग्राम। इसकी जो रेंज है, मारक क्षमता, वो 500 किलोमीटर तक की है। साथ ही साथ जिसमें 480 से लेकर के 700 किलोग्राम का पेलोड ले जाया जा सकता है। यह पारंपरिक या परमाणु वारहेड ले जा सकती है। मैक 7 की गति से यात्रा कर सकती है और 30 मील से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। कॉम्पैक्ट पहल में किन दो देशों की भागीदारी है? ए भारत और यूनाइटेड किंगडम, बी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स, सी भारत और फ्रांस, डी भारत और जापान। इसका सही आंसर है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत और अमेरिका ने रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल शुरू की है। और इस कॉम्पैक्ट का अर्थ है 21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य प्रौद्योगिकी के अवसर उत्प्रेरित करना। इसका उद्देश्य यूएस इंडिया व्यापक वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। मुख्य क्षेत्रों में रक्षा सहयोग, सह उत्पादन, प्रौद्योगिकी विनिमय शामिल है। इस पहल का एक लक्ष्य है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, जिसको बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाना है। मिशन 500 जो है प्रमुख क्षेत्रों में एआई, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स और अंतरिक्ष अन्वेषण इसमें शामिल है। ये टॉपिक्स, यह रणनीतिक क्षेत्रों में भारत अमेरिका के सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।